सुंदर सलोने मंदिर। 2 दिन टोक्यो में रहने के बाद हमने अपने अगले पड़ाव के बारे में सोचना शुरू किया। मैं बचपन से ही कुछ धार्मिक प्रवृत्ति की रही हूँ। धर्म ने मुझे सदैव ऊर्जा दी है। जब बहुत छोटी थी तब भी भोर के उजाले में माँ के मीठे मधुर स्वर से गाई गई चौपाइयों के बोलों के साथ मेरी आंख खुलती थी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। मेरी माँ का स्वर बहुत मीठा था, वे उतनी सुंदर भी थी। लोरियों से भी अधिक मीठी उनकी वे चौपाइयां मुझे लगती थीं। तभी से मैं धर्म और धार्मिक स्थलों से जुड़ती चली गई। मेरी एक ये धारणा रही कि कहीं भी किसी भी शहर में जाओ, सबसे पहले वहां के धार्मिक स्थलों का दर्शन करो। इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए हमने सबसे पहले जापान के मंदिरों में दर्शन करने का निर्णय लिया। निश्चित हुआ कि सबसे पहले ओसाका जाएंगे और वह भी बस से, जिससे कि रास्ते की खूबसूरती भी देखते चलें। और ऐसा ही हुआ। रास्ते में कोई ऐसा स्थान नहीं था जहां हरियाली नहीं थी। दूर दूर तक फैले लंबे खेत, हरे भरे जंगल और वृक्षों से लदे पहाड़, साइप्रस वृक्षों की लंबी कतारें, कहीं कहीं नहर और कहीं झीलें दिखाई दी। सब मिलाकर बहुत खूबसूरत नजारा था। सड़कें गड्ढों से रहित थीं। ट्रेनों की भांति बसें भी निश्चित समय पर अपने स्थान पर पहुंचती थीं। 7 घंटों की लंबी यात्रा के बाद हम लगभग 20 लाख की आबादी वाले नागोया नगर पहुंचे। वहां से हमने ओसाका का रास्ता पकड़ा। ओसाका के बंदरगाह से ही विदेशी शिक्षा और धर्म ने जापान में प्रवेश किया था। 16वीं शताब्दी में सैनिक शासक हिदेयोशी ने इसे अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया और उसी के नाम पर शहर का नाम ओसाका रखा गया। योदो नदी के किनारे बसे ओसाका शहर में अनेक नहरें हैं जो शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक जाती हैं। इसी कारण ओसाका को नहरों का नगर या जापान का वेनिस कहा जाता है। ओसाका से 42 किलोमीटर दूर है क्योतो। क्योतो से 40 किलोमीटर दूर है नारा। ये दोनों शहर जापानी संस्कृति और सभ्यता की आत्मा हैं। इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। क्योतो जापान की पहली स्थायी राजधानी थी, बल्कि इसे जापान की सांस्कृतिक राजधानी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारत से हजारों किलोमीटर दूर इस ओसाका द्वीप से जापानी राजकुमार शोतोकू ने अपने लंबे शासनकाल में बौद्ध धर्म को जापान के राष्ट्रीय धर्म के रूप में प्रतिष्ठित किया। सन 607 में राजकुमार शोतोकू ने विश्व के सबसे पुराने काष्ठ मंदिर हिरोयुजी की स्थापना की। जापान के 900 साल के इतिहास में ये मंदिर शिक्षा और धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है। मंदिर की बनावट पर चीन और भारत का मिला जुला प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। टोक्यो से भिन्न क्योतो एक ऐसा शहर है जहां जापानी इतिहास और संस्कृति सर्वत्र देखी जा सकती है। कहीं पढ़ा था कि क्योतो जापान के उन गिने चुने शहरों में से एक है जो द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से सुरक्षित रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसकी सांस्कृतिक प्रतिबद्धता नष्ट हो सकती थी, पर वह भी इसे प्रभावित नहीं कर सका और 1300 साल से चली आ रही बौद्ध संस्कृति नष्ट होने से बच गई। प्राचीन चीन की राजधानी के मॉडल पर 794 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ और फिर 19वीं शताब्दी के मध्य तक ये जापान की शाही राजधानी रहा। क्योतो में जापानी लकड़ी वास्तुकला के विकास, विशेष रूप से धार्मिक स्थापत्य और जापानी उद्यान हैं, जिन्होंने दुनिया भर में बागवानी परिदृश्य को न केवल प्रभावित किया है बल्कि बागवानी की कला भी सिखाई है। इसके लगभग 2000 धार्मिक स्थलों, 1600 बौद्ध मंदिरों और 400 शिंतो धार्मिक स्थलों के साथ ही महलों, बगीचों और वास्तुकला से भरा पूरा ये जापान के सबसे संरक्षित शहरों में से एक है। प्राचीन क्योतो के अनेक ऐतिहासिक स्मारक यूनेस्को के द्वारा एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी सूचीबद्ध हैं। क्योतो के पारंपरिक मकान लकड़ी के बने होते हैं जो माचिया कहलाते हैं।
वहां अनेक माछिया घर आज भी ज्यों के त्यों हैं, जो अधिकतर लकड़ी के बने हैं। पर अब ये घर तेजी से विलुप्त होते जा रहे हैं। इनकी जगह नए मकानों का निर्माण बहुत तेजी से हो रहा है। आशंका है कि कहीं क्योतो का वास्तुशिल्प और सांस्कृतिक इतिहास नष्ट न हो जाए। विश्व स्मारक कोष ने क्योतो के पारंपरिक कस्बाई घरों को दुनिया के 47 देशों के 92 ऐसे स्थलों की सूची में शामिल कर लिया है जो कि नष्ट होने की कगार पर हैं। कोष के कार्यकारी उपाध्यक्ष ने क्योतो न्यूज को टेलीफोन पर दिए अपने बयान में कहा कि कुछ ही मछियाघर बचे हैं, लेकिन वे भी विकास की दौड़ में गुम हो रहे हैं। माछिया बीजिंग की झोपड़ियों की तरह हैं और ये न केवल जापान के अन्य शहरों के लिए एक मॉडल हैं, बल्कि इनका विश्व स्तर पर संरक्षण किए जाने की जरूरत है। क्योतो के इन मकानों में से कुछ 1600 ईस्वी तक के हैं। इनका निर्माण रिहायशी और वाणिज्यिक दोनों ही के लिए ऐसे किया गया था कि व्यापारी और शिल्पकार एक ही छत के नीचे रह सकें और काम कर सकें। हम लोगों ने शुगुकुइन स्टेशन से जापान की बुलेट ट्रेन से क्योतो जाने का निर्णय लिया। साफ सुथरा स्टेशन, कहीं भी धूल मिट्टी का नाम नहीं। हमने टिकट लिए और प्लेटफॉर्म पर नियत स्थान पर खड़े हो गए। ट्रेन आई, प्लेटफॉर्म पर लगी और 1 मिनट रुकी। हमारा कंपार्टमेंट जिसमें हमें बैठना था उसी जगह आकर लगा जहां हम खड़े थे। न कोई धक्का मुक्की, न कोई रेलम्पे। अंदर जाकर बैठते ही दरवाजे बंद हो गए और ट्रेन चल पड़ी। समय से न 1 मिनट पीछे न आगे। ट्रेन ने जैसे ही प्लेटफॉर्म छोड़ा 10 सेकंड के भीतर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक सुरंग के अंदर से होते हुए दौड़ने लगी। ट्रेन हवा की गति से चल रही थी। मेरे लिए ये बड़ा ही अनोखा अनुभव था। ट्रेन में फोन भी लगे थे और रेस्तरां भी था। चाय पीते हुए बाहर की वृक्षों से लदी फूलों से भरी प्रकृति की छटा देखते हम कब क्योतो पहुंच गए इसका अंदाजा लगाना कठिन था। लग रहा था अभी तो गाड़ी में बैठे थे और अभी पहुंच गए। उस दिन क्योतो के बौद्ध मंदिर कियोमिजुदेरा जाने की योजना बनी। साथ में चलने वाले गाइड ने बताया कि इस मंदिर का गर्भगृह हर 33 वर्ष बाद एक बार दर्शनों के लिए खोला जाता है। बाकी समय लोग आते हैं प्रकृति दर्शन और बाहरी मूर्तियों का दर्शन करने के लिए। जहां हमने गाड़ी पार्क की थी उसके आगे बाजार था जो काफी दूर तक फैला हुआ था। सोविनियर यानी उपहार स्वरूप दी जा सकने वाली कलात्मक चीजों से भरा अचानक दिखाई दिया मिजुदेरा, ऊंचे ऊंचे वृक्षों से घिरा हुआ। वृक्षों के झुरमुट के बीच से दिखाई पड़ा मंदिर का शिखर। हमारे भाग्यवश मंदिर का गर्भगृह खुला हुआ था। हम ठीक समय पर ही आए थे। जूते उतारकर टिकट खरीदकर हम आगे बढ़े। जापानी मंदिरों में दर्शन के लिए जाने पर टिकट खरीदना पड़ता है। मंदिर के दरवाजे और चौखट काठ के बने हुए थे। उन पर स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने सजे थे। यहाँ हमने बुद्ध की अनेक मूर्तियां देखी। जापान के मंदिरों में भगवान बुद्ध के अनेक अवतार दिखाई पड़ते हैं। धन की रक्षा के लिए बुद्ध हैं, तो बुद्ध की ज्ञान प्रतिमा भी है। कोई बुद्ध प्रेम का वरदान देते हैं, तो कोई स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। दर्शन के लिए आए जापानियों की कतार के साथ साथ आगे बढ़ते हुए हम मंदिर से बाहर निकले तो देखा सामने रंगों का सैलाब बिखरा पड़ा था। पहाड़ों से झरना गिर रहा था। लोग झरने का जल अपने साथ लाए काष्ठ के बर्तनों में भरकर पी रहे थे। अद्भुत नजारा था। हमारे गाइड ने उस झरने से जुड़ी हुई कथा बताई कि कैसे एक बार एक राजकुमार अपनी पत्नी के साथ यात्रा करते हुए वहां पहुंचा। उसकी पत्नी बीच रास्ते में ही बीमार हो गई। उसे एक सुरक्षित स्थान पर बैठाकर जल की तलाश में घूमता फिरता यहाँ पहुंचा तो झरना दिखाई दिया। इस झरने के जल को ले जाकर उसने अपनी मरणासन पत्नी को पिलाया तो वह उठ खड़ी हुई। तभी से इस पवित्र झरने का जल जीवनदायी जल के नाम से प्रसिद्ध हो गया और इसी से मंदिर का नाम पड़ा कियोमिजुदेरा। अगला मंदिर था सगानो का प्रसिद्ध मंदिर अदाशिनो नेम्बुत्सु। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना 811 ईस्वी में हुई थी। उस समय इस मंदिर का नाम अदाशिनो था। ये मंदिर
शहर के उत्तर पश्चिम में एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। कहते हैं कि युद्ध, महामारी और अकाल के हताशा भरे समय में इसका निर्माण किया गया था। युद्ध में घायलों और मृतकों के शवों को यहाँ हवा और तूफानी मौसम में खुले छोड़कर लोग भाग गए थे, और फिर जब स्थिति संभली तब मृतकों के रिश्तेदार इस क्षेत्र में आए। उन्होंने अपने प्रियजनों की स्मृति में यहाँ बुद्ध की प्रतिमाओं का निर्माण किया। अब यहाँ लगभग 8000 बौद्ध प्रतिमाएं हैं। सन 1903 में पहाड़ियों पर एक मंदिर में बिखरी प्रतिमाओं को एकत्र किया गया और मंदिर की पवित्र मूर्तियों को व्यवस्थित ढंग से स्थापित किया गया। साल में एक बार मंदिर में प्रसिद्ध समारोह सैंतो कुयो का आयोजन किया जाता है, जो कि मृतकों की आत्माओं की शांति के लिए समर्पित होता है। दूसरे दिन सुबह सबवे ट्रेन से हम क्योतो के प्रसिद्ध नानजन मंदिर पहुंचे। हमसे पहले ही पर्यटकों, जापानी युवाओं, महिलाओं और पुरुषों की टोलियां वहां पहुंच चुकी थी। कितना अद्भुत सुंदर दृश्य था। पारंपरिक परिधानों में सजे हुए बच्चों की झुंड, कुछ अपने शिक्षकों के साथ तो कुछ अपने माता पिता के साथ, जो बार बार उनकी फोटो खींच रहे थे। हर उम्र के बच्चे वहां थे, छोटे और बड़े, जो अपने परिवार के साथ देवता का आशीर्वाद लेने वहां आए थे। नानजन मंदिर के प्रांगण के दोनों तरफ लगे पेड़ों के नीचे अनेक लोग अपने कैमरे लिए धैर्य से बैठे दिखाई दिए। ऐसे बैठे हुए मानो उन्हें कहीं जाने की कोई जल्दी नहीं है। उनकी आंखें प्रतीक्षा में पेड़ों की ओर लगी थीं। गाइड से पूछने पर उसने बताया कि वे हवा के झोंकों से झड़ते हुए, पेड़ों से गिरते हुए लाल पत्तों को अपने कैमरे में कैद करने के लिए बैठे हैं। पत्तों की टहनी से जमीन तक की यात्रा की गति और लय को कैद करना ही उनका लक्ष्य था। वह जापानी धैर्य का एक अद्भुत नमूना भी था। वैसे मोमिजी वृक्षों की लाल, हरी और नारंगी पत्तियों का गिरना अपने आप में ही एक अद्भुत दृश्य था। प्रकृति जैसे अपनी संपदा हजार हाथों से लुटा रही हो। मंदिर कई भवनों में बटा था। इन्हें आपस में जोड़ रही थी लकड़ी की लंबी लंबी गैलरियां, खंभेदार आकृतियों में। नानजन मंदिर का तोरण द्वार बहुत विशाल और भव्य था। दोपहर के भोजन के लिए हमारे गाइड ने बताया कि यहाँ शाकाहारी भोजन उपलब्ध है। वहाँ की रसोई में हमने गरम गरम हरी चाय की चुस्कियां भरी और तोफू से बने भांति भांति के व्यंजनों का स्वाद चखा। दोपहर ढल रही थी। शिल्प, स्थापत्य, चित्रकला और प्रकृति का अद्भुत संगम यहाँ देखने को मिला था। साथ ही मिला था जापानियों के चरित्र का दर्शन। प्रकृति के अद्भुत नजारे को कैद करने के लिए कैसे कोई व्यक्ति धैर्यपूर्वक घंटों इंतजार कर सकता है। दर्शनीय मंदिरों की श्रृंखला में अगले मंदिर के रूप में दक्षिण की ओर स्थित दाइगोजी संबो था। ये विश्व विरासत स्थल शिंतो संप्रदाय के जापानी बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण मंदिर है। ये मंदिर सन 1115 में दाइगोजी मंदिर के एक उप मंदिर के रूप में स्थापित किया गया था। उस अवधि के अद्भुत ऐश्वर्य का एक अच्छा चित्र देखने को मिला। शिंतो मत में माना जाता है कि आकाश में रहने वाले देवतागण भ्रमणशील होते हैं। मानव मात्र की पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर वे धरती पर ऊंचे ऊंचे घने पेड़ों के सहारे उतरते हैं। शिंतो उपासना परंपरा में वृक्षों का बहुत महत्व है। वृक्ष बहुत पवित्र भी माने गए हैं। चित्रों से भरे इस मंदिर के बगीचे की भी अपनी ही आकर्षक विशेषताएं हैं। लगभग 800 विशाल पत्थरों से भरे इस उद्यान की खूबसूरती देखते ही बनती है। इसके बाद आया विशेष ख्याति प्राप्त किंकाकुजी मंदिर, जिसे देखते ही ऐसा लगा कि हम धरती पर नहीं किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। मेरे विचार में ये क्योतो का सबसे अधिक मान्यता प्राप्त मंदिर है। बड़े पैमाने पर सोने के पत्थरों से सजी मंदिर की छवि क्योकोजी तालाब के पानी में खूबसूरती के नए अर्थ अंकित कर रही थी। इसे स्वर्ण मंदिर भी कह सकते हैं। ये जापान का सबसे सुंदर मंदिर कहा जा सकता है। मंदिर की छत पर एक सोने का और एक चांदी का पक्षी बना है। इनके पंखों का रंग आग जैसा सुर्ख है, जैसे वो आग से मंदिर की बर्बादी की कहानी कह रहा हो।
कहते हैं ये आग एक साधु ने 1950 में लगाई थी। क्यों लगाई थी ये किसी को पता नहीं, पर बाद में उस साधु को आजीवन कारावास का दंड मिला। सन 1955 में इस मंदिर का पुनः निर्माण किया गया था। इसे पवित्र अवशेषों के एक संग्रह स्थल के रूप में याद करते हैं। हमारे गाइड ने बताया कि निको का तोशुगु मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। उसे पहाड़ काटकर इस प्रकार बनाया गया है कि जिसमें न केवल लोगों की धर्म भावना की वरन प्रकृति पूजा की इच्छा भी पूरी हो सके। मंदिरों के स्वच्छ और शांत वातावरण को देखकर बार बार हमारे मन में ये ख्याल उठता रहा कि काश हमारे देश में मंदिरों का वातावरण भी ऐसा ही हो। अधिकांश गाइडों की भांति हमारा गाइड भी बहुत बातूनी था। उसने हमें बताया कि मंदिर तो नारा में भी बहुत हैं, लेकिन इनमें से 759 ईस्वी में चीनी बौद्ध साधु गाइजिन द्वारा बनाया गया। तोसो दाएजी बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं कि उस समय के शासक के निमंत्रण पर गाइजिन ने 11 साल की अवधि में 6 बार चीन से जापान आने का प्रयास किया था, पर वे हर बार विफल रहे। अंततः 7वीं बार उन्हें सफलता मिली और वे अपने 38 शिष्यों के साथ जापान आए। आज भी वहां उस चीनी साधु की मूर्ति स्थापित है। संसार भर में सबसे पुरानी लकड़ी की इमारत जापान के नारा नगर के होर्युजी मंदिर में है, जो 7वीं सदी के आरंभ में बना था। समीप ही बनी सावा झील के किनारे का फुकुजी का 5 मंजिला मंदिर है, जिसकी ऊंचाई 165 फीट है। उसी के निकटवर्ती क्षेत्र में एक बड़ा उद्यान है, जहां तरह तरह के हिरण हजारों की संख्या में वहां निर्भय विचरण करते हैं। सावा झील में लोग मछलियां खरीदकर उन्हें जल में दोबारा प्रवाहित करते हैं। कहते हैं इससे पुण्य मिलता है। भारत में भी इसी तरह पक्षियों को मुक्त करने का प्रचलन है। कोफुइदी प्राचीन काल का समृद्ध बौद्ध विहार है, जहां होसो संप्रदाय के बौद्ध धर्माचार्य रहते थे। जापानी सम्राटों ने उस स्थान को अपनी श्रद्धा का प्रमुख केंद्र माना है। उन्होंने इस क्षेत्र में अनेक धर्म स्थान बनाए, जिनकी संख्या 175 तक पहुंच गई थी। उनमें से कुछ तो टूट फूट गए हैं, किंतु दायनजी, गंगोजी, हाइरुजी, तोदाईजी, याकुशी, ये 5 मंदिर अभी तक मस्तक समुन्नत किए खड़े हैं। कोफुइजी मंदिर सन 768 में बना था। इसमें पत्थर की बनी सुंदर 18 लालटेनें देखते ही बनती हैं। अब इन लालटेनों की संख्या और भी बढ़कर 3000 हो गई है। विभिन्न पर्वों के अवसर पर इन सब में दीपदान किया जाता है और तब दिवाली जैसी मनोरम शोभा देखते ही बनती है। तोदाईजी बुद्ध मंदिर में 8वीं सदी की बनी विशालकाय बुद्ध प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई 53 फुट 6 इंच है, जिसमें चेहरे की लंबाई 16 फुट, चौड़ाई 9 फुट, आंखें 4 फुट, नाक 1 फुट और उंगलियां 4 फुट तथा कान 8 फुट के हैं। घुंघराले बालों के 966 गुच्छे हैं। इस प्रतिमा का भार लगभग 5 मीट्रिक टन है। संसार भर के मूर्ति इतिहास में ये मूर्ति अपने ढंग की अनोखी है। कहते हैं इसके दाएं हाथ के अंगूठे को अगर आप अपने दोनों हाथों के घेरे में लेना चाहें तो संभव नहीं है। भारतीय प्रभाव यहाँ पर सब जगह झलकता है। भारतीय जड़ी बूटियां भी यहाँ सुरक्षित हैं। कपड़ों पर की गई छपाई और कशीदाकारी पर भी भारत का असर स्पष्ट दिखाई पड़ता है। यहाँ पर हमने एक दुर्लभ कलाकृति भी देखी, जिसमें ऊंट पर बैठा एक व्यक्ति वीणा बजा रहा है। जापान देवी देवताओं का देश है, ठीक उसी प्रकार जैसे वह फूल, फलों और सूर्योदय का देश है। जापान में उत्तम भाग्य के 7 देवता माने गए हैं, जिन्हें शिची फुकुजिन के नाम से पुकारा जाता है। ये 7 देवता हैं: धन का देवता दैकोकुंते, सरलता का देवता एबेसु, संगीत सौंदर्य की देवी बेंजिन, गरिमा का देवता फुकुरोकुजु, दीर्घायु का देवता जुरोजिन, विवेक का देवता बिशा मोनिनते और लोकप्रियता का देवता होतेई। मान्यता है
कि वर्ष के प्रथम 3 दिनों में दैवी ऐश्वर्य से लबालब अलौकिक जलपोत पर एक साथ सवार होकर ये देवता समुद्र तट पर उतरते हैं और अपने भक्तों को अलौकिक ऐश्वर्य से भर देते हैं। इसीलिए इन दिनों रेलगाड़ियां, बसें और यातायात के सभी साधन लोगों से भरे रहते हैं। जो लोग समुद्र तट पर नहीं पहुंच पाते, वो मंदिरों में जाकर प्रणाम करके देवता का आशीर्वाद लेते हैं। जापान के मंदिरों में एक विशेषता और देखने को मिली। वहां के बड़े बड़े प्रांगण, विशालकाय वृक्षों से घिरे उद्यान, वहां का शिल्प और स्थापत्य, लकड़ी के शिल्प की कारीगरी देखते ही बनती है। वहां के मंदिर भी बहुत कुछ हमारे मंदिरों जैसे ही हैं। प्रवेश द्वार पर घंटियां लटकी होती हैं। मंदिर के ऊंचे शिखर उसे एक अलौकिक भव्यता प्रदान करते हैं। शिंतो उपासना ग्रहों में भी हमारे यहाँ की तरह एक प्रवेश द्वार होता है, जिसे तोरी कहते हैं। उसके बाद विशाल प्रांगण वृक्षों से घिरा हुआ और फिर मुख्य मंदिर की सीढ़ियां और अंदर बुद्ध प्रतिमाएं। जैसे हमारे यहाँ कई जगह उपासना ग्रहों में मन्नत का धागा बांधकर मनौती की जाती है, उसी प्रकार शिंतो मंदिर के प्रांगण में वृक्षों पर लकड़ी के टुकड़े लटके दिखाई देते हैं। इन पर भक्त अपनी मनोकामना लिखकर टांग देते हैं। उनका विश्वास है कि जब देवता वृक्षों के सहारे उनकी पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देने के लिए नीचे आएंगे, तब उनकी मनौतियों को पढ़कर जरूर पूरा करेंगे। धूप, दीप, नैवेद्य से देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है। मन की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रार्थनाएं होती हैं, जिनमें विश्वास होता है कि देवता मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। पूजा अर्चना के बाद देवता को भोग लगाते हैं और बाद में परिवार के सभी लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। जापान के मंदिर स्थापत्य के अद्भुत नमूने हैं। लकड़ी की चौखटों और दीवारों के कारण मंदिरों के भीतर आग का खतरा रहता है। यही कारण है कि पूजा के लिए आई मोमबत्तियों को चौखट के बाहर रखे एक बर्तन में रखकर जलाते हैं। सामने एक और अद्भुत दृश्य दिखा। कुछ भिक्षु बहुत ही मनोयोग पूर्वक मार्ग की पगडंडियों पर पड़े हुए फूलों और पत्तियों को झाड़ू से समेट रहे थे। ये दृश्य कुछ वैसा ही था जैसा हम भारत में अपने गुरुद्वारों में देखते हैं। अंतर केवल इतना था कि भारत में आम जनता ये करके अपने को धन्य समझती है। यहाँ बौद्ध भिक्षु, जिनका मुख्य कार्य साधना और ज्ञान की वृद्धि करना है, ये कार्य वही कर रहे थे। पूछने पर पता चला कि मंदिरों की सफाई, पानी भरना, भोजन बनाना हर बौद्ध भिक्षु की शिक्षा का अंग होता है और ये सब करने के बाद ही साधना और ध्यान की बारी आती है। शिंतो उपासना पद्धति प्रकृति प्रेम साधना और कलाओं का अद्भुत समन्वय है। प्रकृति प्रेम और साधना के उदाहरण हम देख चुके हैं। वहाँ के उद्यान, पुष्प सज्जा, वहाँ के पार्क हमारे इस कथन की पुष्टि करते हैं। सच में मंदिरों में घूमते घूमते हम कुछ समय के लिए अलौकिक आनंद में डूब गए। आस्था का ऐसा ज्वार उठा कि वहीं कुछ अधिक समय बिताने का मन करने लगा। आगे मीलों जाना था और जगहें भी देखनी थी, पर इतना घूमने के बाद भी रुकने की इच्छा हो रही थी। थकान शरीर पर हावी होती जा रही थी। हमने निश्चय किया कि अब आज की यात्रा यहीं समाप्त करते हैं और होटल चलकर विश्राम कर लें, ताकि सुबह ताजगी के साथ फिर आगे बढ़ें। अतः हम होटल की ओर लौटने लगे। रास्ते में हमने देखा कि एक शिंतो मंदिर में शादी का समारोह हो रहा था। हमने सोचा कि क्यों न रुककर जापान की पारंपरिक शादी भी देख लें। परंपरागत रूप से धार्मिक शादी समारोह शिंतो शैली के मंदिर में आयोजित किया जाता है। शादी में युगल प्रतिबद्धता के शब्दों को पढ़ता है। समारोह के अंत में प्रतीकात्मक प्रसाद दिया जाता है। दूल्हे और दुल्हन के परिणय के बाद भोजन का आयोजन था। पूरे समारोह के दौरान दूल्हे और विशेष रूप से दुल्हन ने अपने कपड़े कई बार बदले। विवाह में सम्मिलित मेहमानों ने अपनी पसंद के गाने कराओके के साथ गाए। उस संगीतमय रंगीन शाम ने हमारी थकान मिटा दी और हम वापस होटल की ओर चल पड़े। होटल पहुंचते ही और बिस्तर पर लेटते ही कब नींद आ गई कुछ पता ही नहीं चला। आखिर
जब सुबह नींद खुली तो देखा कि दिन चढ़ाया है। हमने जल्दी जल्दी तरोताजा होकर नाश्ता किया और तैयार हो गए अगले पड़ाव के लिए, जो क्योतो इंपीरियल पैलेस था। क्योतो इंपीरियल पैलेस किसी समय जापान के शाही परिवार का निवास हुआ करता था। यह शहर के केंद्र में स्थित है तथा इसमें एक आकर्षक पार्क सेंटो इंपीरियल पैलेस और कुछ अन्य आकर्षण भी शामिल हैं। वर्तमान इंपीरियल पैलेस सन 1855 में पुनः निर्मित किया गया था। ये लंबी दीवारों से घिरा है और इसमें कई फाटक, हॉल और बगीचे हैं। क्योतो इंपीरियल पैलेस के भीतर राज्य समारोह के हॉल इंपीरियल पैलेस और इसके अलावा सेंतो पैलेस मैदान एवं कुछ अन्य ऐतिहासिक स्थल हैं। पार्क का पश्चिमी कोना जनता के लिए खुला है। 1300 मीटर लंबा और 700 मीटर चौड़ा पार्क आकर्षण का केंद्र है। बड़े बड़े लॉनों और पेड़ों की कतारें हमें अपनी ओर खींच रही थी। पार्क के उत्तर पश्चिम कोने में चेरी के पेड़ का एक सुंदर समूह कोनोई तालाब के बगल में है। एक साथ इतने चेरी के पेड़ हमने पहली बार देखे। इसके बाद हम शुग क्वीन इंपीरियल विला देखने को गए, जो सम्राट गोमिजुनो द्वारा 17वीं शताब्दी में बनाया गया था और अब इंपीरियल विला घरेलू एजेंसी द्वारा संचालित किया जाता है। ये जापान की महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहरों में से एक है। विला में 3 प्रमुख कमरे हैं। उद्यान का एक रास्ता किनारे से अलग एक छोटे नाले, तालाब तथा सफेद पत्थर के साथ मोटे सफेद रेत के एक क्षेत्र के विला से दूर स्थापित है। मध्य गार्डन एक बाहरी और फिर भीतर की बाड़ के भीतर है। दोनों प्रमुख इमारतों के साथ एक आंतरिक उद्यान जुड़ा हुआ है। इसमें झरना और पत्थर के पुलों के साथ उद्यान और एक सुंदर तालाब शामिल है। यहाँ के उद्यान जापानी बागवानी के लिए प्रसिद्ध हैं। इसमें जो इमारत बनी है उसमें किसी दर्शक के लिए प्रवेश संभव नहीं है। इसके बाद हम कत्सुरा इंपीरियल विला गए, जो विशुद्ध रूप से जापानी वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। अपने मौजूदा स्वरूप में विला और उद्यान कत्सुरा जापान शाही परिवार के सदस्यों के निवास के रूप में है। उस दिन हमारे होटल में पर्यटकों के लिए एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाने वाला था। उसमें सभी के लिए जापानी पारंपरिक वेशभूषा पहनना अनिवार्य था। मैंने सोचा चलो आज हम भी जापानी बनकर देख लेते हैं। बाजार जाकर मैंने एक मीको ड्रेस ली और उसे उस शाम को पहनकर मुझे बहुत आनंद मिला। हमने पाया कि आमतौर पर क्योतो के लोग पारंपरिक किमोनो पहनते हैं, पारंपरिक नृत्य करते हैं और पारंपरिक क्योतो भाषा बोलते हैं। बाजार के पास ही एक और सुंदर भाग है जो शिजो एवेन्यू कहलाता है। ये शिराकावा नहर के समानांतर है। यहाँ की महिलाएं फूल और लकड़ी बेचने शहर में जाती हैं। शिजो एवेन्यू से केनिंजी मंदिर को हानामी कोजी सड़क जाती है, जहाँ पर्यटकों के लिए रेस्तरां है। यहाँ परंपरागत तरीके से क्योतो शैली में भोजन परोसा जाता है। वहाँ जापानी, स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय भोजन के अन्य प्रकार के व्यंजन मिल जाते हैं। हमने पाया कि लकड़ी के बने पारंपरिक घर तेजी से विलुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि इनकी जगह नए मकानों ने ले ली है, जिनसे क्योतो के वास्तुशिल्प और सांस्कृतिक इतिहास के नष्ट होने का खतरा पैदा हो रहा है। इस तरह दूसरा दिन हमारे लिए बहुत खट्टे मीठे अनुभव वाला रहा, लेकिन मन में अब भी यही चल रहा था कि अभी बहुत कुछ ऐसा है जो देखना बाकी है। या यूं कह सकते हैं कि जापान का वर्तमान हमने बहुत हद तक देख लिया था, लेकिन वर्तमान के पीछे भी एक इतिहास होता है। उसी इतिहास को देखने की प्रबल लालसा लिए अगले दिन हम क्योतो के राष्ट्रीय संग्रहालय पहुंचे। राष्ट्रीय संग्रहालय 2 भवनों से मिलकर बना है। पुराना भवन सन 1895 में बना था। ये भवन ग्रीक शैली में निर्मित है। दूसरा नया भवन सन 1965 में निर्मित हुआ था। दूसरे दिन सायं के समय हम क्योतो के विश्व प्रसिद्ध फाइन आर्ट क्राफ्ट के संग्रहालय यामानाका में गए, जो सन 1870 में बना था। इसके अतिरिक्त कॉस्ट्यूम संग्रहालय, फुशिमी मोमोयाना कैसल, कोतोबुकी तोशिन,
क्योतो यूजोन सांस्कृतिक कक्ष, निशिजन टेक्सटाइल केंद्र और किमोनो डिजाइन कॉम्प्लेक्स शोज भी देखे। मन में इच्छा उठी कि क्यों ना जापान के कुछ पारंपरिक उद्योगों को देखा जाए। सो हम गियोन कॉर्नर पहुंच गए, जो जापानी पारंपरिक वस्तुओं, मनोरंजन एवं कला को देखने समझने की बहुत प्रसिद्ध जगह है। खरीदारी के लिहाज से भी क्योतो में अत्यंत उन्नत प्रकार की विविधताएं उपलब्ध हैं। कुछ जगहें तो ऐसी हैं जहां जापान के पूर्व इतिहास में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं बहुत आसानी से मिल जाती हैं। मेरे पति को भी ऐसी जगहें बहुत आकर्षित करती थीं। बस फिर क्या था, हम पहुंच गए क्योतो हथकरघा केंद्र। पर्यटन और खरीदारी दोनों ही दृष्टि से मुझे क्योतो हथकरघा केंद्र बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहां सारी खरीदारी एक ही छत के नीचे की जा सकती थी। हर उत्पाद के बारे में पर्याप्त उपलब्ध जानकारी भी थी, और सबसे बड़ी बात जिसने मुझे और भी आकर्षित किया था वह यह कि वहां भाषा की समस्या नहीं थी। अंग्रेजी के अतिरिक्त वहां हिंदी भाषी कर्मचारी भी थे। इस तरह वहां हिंदी में बात करने का एक अलग ही आनंद आया। हमने वहां से कुछ सजावट के सामान खरीदे जो आज भी मेरे घर के ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ा रहे हैं। दिन चढ़ रहा था और भूख हमारे ऊपर हावी होती जा रही थी। हथकरघा केंद्र में ही नाश्ते और भोजन का भी प्रबंध था, और एक सुंदर सी कॉफी शॉप भी थी। बस फिर क्या था, हमने वहीं भोजन भी किया और कॉफी का आनंद भी उठाया।